गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट क्या होता है? बजट एक हमारी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो कि फ्यूचर के लिए है, ठीक है। आप लोग बिजनेस स्टडीज में भी टाइप ऑफ प्लान्स पढ़ोगे, उसमें वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लान्स इज बजट। तो बजट वर्ड रिलेट्स टू द क्वांटिटेटिव, द नंबर्स जो हम फ्यूचर के लिए अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि आखिर हमें क्या फ्यूचर में हमारे एक्सपेंसेस होंगे, क्या हमारी इनकम होगी। बजट, अगर सिंगल बजट वर्ड की हम बात करें तो ये हर कोई बनाता है। लाइक आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप बजट बनाते हो, पार्टी प्लान करनी है बजट बनाते हो, ठीक है ना। कुछ भी है, हर पेरेंट्स तुम्हारी स्टडीज का बजट बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर एवरीथिंग वी नीड अ बजट। जहाँ भी पैसों की बात आ रही है, तो हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन भी एक बजट बनाती है। सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस का बजट, ठीक है, कैश बजट। तो ऐसे बहुत सारे बजट वो भी बनाते हैं। अब हम थोड़ा और ऊपर उठें, इकोनॉमी की बात करें तो हर इकोनॉमी अपना एक बजट बनाती है कि आने वाले टाइम में हमें कितना रेवेन्यू रिसीव होगा, हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे, हम जो एक्सपेंसेस हैं क्या हमारा रेवेन्यू उसके लिए सफिशिएंट है, नहीं है, तो हम क्या करें, या तो रेवेन्यू बढ़ाने की सोचें या एक्सपेंसेस कम करने की सोचें। तो गवर्नमेंट बजट में हमें यही सब पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट हेड्स ऑफ रेवेन्यू, व्हाट आर द डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो गवर्नमेंट बजट की, दैट गवर्नमेंट बजट it is a statement of, it is a government budget is a statement of, कभी भी कोई आंसर it, this, these इन वर्ड से नहीं स्टार्ट करना, बिल्कुल गलत माना जाता है। आपने या तो हेडिंग लिखी है प्रॉपर तब आप लिख सकते हो ऐसा, अदरवाइज कभी नहीं यूज करना, ठीक है। सो गवर्नमेंट बजट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट of anticipated या हम कह सकते हैं expected, anticipated और expected receipts and expenses of an economy, receipts and expenses of an economy during a fiscal year। जैसे कि अकाउंट्स में हमेशा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर की बात होती है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में हमेशा फिस्कल ईयर की बात होती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं फिस्कल ईयर की, ठीक है। तो ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ठीक है। तो इससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आई, एक तो ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल मतलब जो हमारे फाइनेंस को बता रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमारी, जिसमें कि हमारे नंबर्स हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आई, एंटीसिपेटेड रिसिप्ट्स। इनकम कभी नहीं लिखोगे, इनकम इज अ रॉन्ग वर्ड, एंटीसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न है, पास्ट इन पार्लियामेंट है,
पार्लियामेंट में पास होता है ये बजट हमेशा, ठीक है, फॉर अ फिस्कल ईयर है। हम बोलने को फिस्कल ईयर बोलते हैं, लेकिन ये होता हमारा फाइनेंशियल ईयर ही है। 12 मंथ्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। पहले ये बजट 28 लास्ट डे ऑफ फरवरी को रिलीज होता था, लेकिन जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई तब से ये 1 फरवरी को होने लगा कि और थोड़ा एडवांस में करें, जिससे कि इसको एकोमोडेट करना थोड़ा इजी हो जाए, टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। तो कोई भी बजट जो बनाता है वो उस कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। तो ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट आ गई। क्या क्या आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट? फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, पार्लियामेंट में पेश होता है, 1 साल का बनता है जो कि 12 महीने का पीरियड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मतलब क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को नहीं कंसिडर कर रहे। हमारा ये डिफरेंट बताता है कि हाउ फंड्स विल बी जनरेटेड, कहां से जनरेट हो रहे हैं, एंड एलोकेटेड, कहां एलोकेट होंगे, ठीक है। फिर एंटिसिपेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल में डिफर, ये ध्यान रखना, एक्चुअल रिसिप्ट्स एक्चुअल एक्सपेंसेस में डिफर, तो ये एक्चुअल नहीं है, तो ये रिटर्न होता है, पास्ट इंस्टॉलमेंट होता है। समझ में आया? ये सारे हमारे फीचर्स हैं, ठीक है, गॉट इट। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ बजट या कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स, एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इनके फर्दर कैटेगराइजेशन देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो हमारे पास अलग अलग 2 कंपोनेंट है, तो होने को तो कैपिटल का मतलब हो गया नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग हो गया, और रेवेन्यू का मतलब हो गया रिकरिंग। तो यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, दोनों जो नॉन रिकरिंग है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जो रिकरिंग है, बट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है टर्मिनोलॉजीज। ये टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल भी हमारे डेफिनेशन में लिखने के लिए कोर डेफिनेशन नहीं है। जब हमें डिस्टिंग्विश करना हो तो हम इन दोनों को एक हेड लेके चल सकते हैं, रिकरेंस पे हेड को, और हम कह सकते हैं कि ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है, दैट्स इट। बट व्हेन वी नीड टू डिफाइन that what do you mean by capital receipts, what do you mean by revenue receipts, तो जब भी हमें इन चारों टर्म्स को डिफाइन करना होगा तो we will define in context of assets and liabilities, that what is the impact on assets and liabilities, ठीक है, ओके। कैसे? जैसे कि हमने कहा कैपिटल रिसिप्ट्स, तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब हो गया या तो आपकी इंक्रीज इन लायबिलिटीज हो रहा है या फिर आपकी डिक्रीज इन असेट्स हो रहा है, मतलब या तो आप बोरो कर रहे हो तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज है, या आपका डिक्रीज इन असेट्स है मतलब डिसइन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। और ये सब कुछ हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल किसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान, ठीक है। सो राइट डाउन कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which leads to increase in liabilities
which leads to increase in liabilities और लिखो, और decrease in assets, ठीक है? Increase in liabilities, decrease in assets. Got it? कौन से एग्जाम्पल होंगे? फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. हमने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं, उनको रिसीव करना, उनको रीपे लेना, ठीक है? तो रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस. गॉट इट? अब जब हम रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे ना, तो रिवेन्यू रिसिप्ट में भी यही आएगा, लेकिन डू नॉट हो जाएगा. डू नॉट क्या हो जाएगा? लिखो, revenue receipts are those receipts which do not increase in liabilities. थोड़ा सा जल्दी देखने की प्रैक्टिस डालो. which do not increase in liabilities or do not decrease in asset. ठीक है? और do not decrease in asset. यहाँ पर हम कैपिटल रिसिप्ट्स में ये भी कह सकते हैं either this or this, यहाँ पे कह सकते हैं neither or nor. तो ये लेकिन कभी भी एक टर्म पे स्टिक ऑन नहीं रहना, क्योंकि जब एमसीक्यूज में आते हैं तो चीजें बदल कर भी आती हैं. ठीक है? सो रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में डिफरेंस पता लग गया. डेफिनेशंस क्या होंगी? रिवेन्यू रिसिप्ट्स व्हिच डू नॉट लीड्स एंड कैपिटल जिसके थ्रू असेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज होगा. ठीक है? फिर हमने कहा रिवेन्यू रिसिप्ट्स के दो पार्ट्स हैं. अब मैं इसके एग्जांपल नहीं लिखवा रही हूँ, बिकॉज अभी हम इनके सब पार्ट्स करेंगे, उनके एग्जांपल लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे. जैसे कि इन दोनों के एग्जांपल टैक्स रिसिप्ट्स में आ गए, टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के एग्जांपल रिवेन्यू रिसिप्ट्स में आ गए, तो ऐसे आ जाते हैं. तो अब लिखो टैक्स रिसिप्ट्स. टैक्स रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स, टैक्स रिसिप्ट्स are those receipts which are compulsory payment, to the government by households and firms. हाउसहोल्ड्स और फर्म्स जो टैक्सेस कंपलसरी है वो पे कर रहे हैं, वो टैक्स रिसिप्ट्स है. ठीक है? फिर टैक्स रिसिप्ट्स को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. जो डायरेक्ट हमारी इनकम पे लग रहा है, यानी कि पेइंग कैपेसिटी पर, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट जिसने पे किया है उसकी लायबिलिटी नहीं है, फिर भी वो पे कर रहा है. तो अब आगे हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे. गॉट इट? एनी डाउट? चलो आगे करते हैं. So write down next direct taxes. Direct taxes are levied upon, direct taxes are levied upon income, property, etc., which are unavoidable and based on paying capacity of the taxpayer. Paying capacity of the taxpayer. ठीक है? For example,
income tax, for example income tax, corporate tax, wealth tax, छूट गया था किचन में। gift tax, estate duty, gift tax, गिफ्ट पे भी टैक्स लगता है। लोग टैक्स बचाने के लिए गिफ्ट दे देते हैं तो उस पे भी टैक्स लग जाता है अगर आपने जरूरत से ज्यादा गिफ्ट दे दिया तो। गिफ्ट टैक्स इंपोर्ट पे लगता है, इंपोर्ट करा अगर बाहर से उसके में। हाँ तो मतलब वही ना, है तो सही ना कि अगर आप जरूरत से ज्यादा गिफ्ट दे दोगे तो उसमें भी टैक्स लग जाएगा। गिफ्ट टैक्स, मैम कस्टम ड्यूटी हाँ पे लिखवा रही हूँ। एस्टेट ड्यूटी, ठीक है, ये सारी होती है। ये सब वो है जिसकी जितनी इनकम है, जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से टैक्स लग रहा है, और ये जिसके ऊपर टैक्स है उसी को पे करना है, ये अवॉइड नहीं कर सकता कोई भी। जैसे कि सैलरी वाले को तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं अवॉइड करना, क्योंकि उसको सैलरी टैक्स काट के ही मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि इसे अवॉइड कर सके। दूसरा हमारे पास आता है इनडायरेक्ट टैक्स। राइट डाउन, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवीड अपॉन, indirect taxes are levied upon consumption and expenditure, consumption and expenditure, which is not based on paying capacity, which is not based on paying capacity of the taxpayer and may also transferable, मतलब इसको ना ट्रांसफर भी कर सकते हैं। किसी एक के ऊपर टैक्स लगाए तो वो हो सकता है कि वो किसी दूसरे पे ट्रांसफर कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी उसमें था डायरेक्ट। कस्टम ड्यूटी उसमें क्यों आएगा? कस्टम ड्यूटी आपके इनकम पे थोड़ी ना लग रही है, सामान पे लग रही है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होती हैं? देखो, दोज रिसिप्ट्स which arises from sources other than taxes, from sources other than taxes, from sources other than taxes। मेरे को लगता है इससे ज्यादा स्लो ना कभी डिक्टेशन कोई डिक्टेट नहीं करता, इतना स्लो मैं डिक्टेट करती हूँ। सही बोला ना, मैं सही बोल रही हूँ। taxes, taxes, it arises, God यार, मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते, मैं भूल गया। Which arises from it arises on account of, it arises on account of, पिटाई कर दूंगी मैं बहुत ज्यादा, बिठा लूंगी मैं देर तक। It arises on account of
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, 3 घंटे का पेपर कैसे करोगे? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ लिखने की, थोड़ा फास्ट लिखो। अब बोलूंगी मैं फास्ट। ऑन अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस, administrative and judicial functions of government. For example, क्या? बोल बाद में बोल लियो, ठीक है। For example, interest, escheat, बताऊंगी अभी। पहले पूछ रहा मैं आपको। अभी तो लिखी स्पेलिंग, ESCHEAT, एक्सटर्नल ग्रांट्स, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, फटाफट लिखो, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेशल असेसमेंट। होता क्या है? इंटरेस्ट तो मतलब हमने कोई भी लोन किसी को दिया, उस पर इंटरेस्ट मिला, ठीक है। एस्चीट का मतलब क्या होता है? मैं मर गई, मान लो मेरा कोई लीगल हियर नहीं है और मेरे पास बहुत संपत्ति है, यहाँ से लेके वहां तक, कैश कैश, प्रॉपर्टी, ये भी मेरा, ये भी मेरा, और कोई वारिस नहीं है मेरा, और कोई वारिस नहीं है मेरा, तो वो चली जाएगी गवर्नमेंट के पास, ठीक है। वो एस्चीट होती है। लेकिन यही सेम चीज लीगल ईयर्स के होते हुए भी, कोई जिंदा रहते हुए भी अगर गवर्नमेंट को दे दे तो उसे हम कहते हैं ग्रांट। मतलब मरने के बाद अगर उसको कोई लीगल ईयर नहीं है तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है जो प्रॉपर्टीज एक्ट में होता है कि इतने साल तक अगर कोई उसका लीगल ईयर्स वारिस बन के नहीं आ गया, एक क्लेम सेटल नहीं हो गया कि हाँ सचमुच में वो वारिस है, क्योंकि वारिस तो देखो बहुत निकल आते हैं लेकिन असली वाला वारिस अगर कोई निकल कर नहीं आता तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। और अगर कोई जीते जी अपनी कोई प्रॉपर्टी दे दे गवर्नमेंट को कि ये ले लो, तो वो ग्रांट बन जाती है। तो गवर्नमेंट कुछ देती है उसको? दे देते हैं, क्यों जरूरी है उसमें बहुत, अरे लोग बहुत है भाई, संभल नहीं रहा, बहुत है। अभी हम जयपुर गए थे, वहाँ पर एक स्कूल में सेंटर पड़ा था मुद्दा के एग्जाम का, तो जब हम एग्जाम के लिए गए तो भाई साहब मैं उस प्रॉपर्टी को ऐसे देख रही थी और फिर मुझे वो पता चला कि वो वहाँ के जो महाराजा रहे हैं भवानी सिंह जी, उन्होंने अपनी वो पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को दे रखी है, डोनेट कर दी स्कूल के लिए। और उस वो ऐसा था वहाँ पे दूर तक निगाह मारो तो बस वो प्रॉपर्टी है, जहाँ तक नजर जाए। बच्चे को एलकेजी में एडमिशन कराओ, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए कुछ तो बन के निकलेगा ही, सब कुछ है वहाँ पे। बीएड कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, स्कूल भी है, नॉर्मल कॉलेज भी है। मतलब मैं तो जहाँ निगाह मारे जो सोच लो वो सब कुछ था। और ऐसा थोड़ा है कि उनके कोई लीगल ईयर्स नहीं है, उनके लीगल ईयर्स हैं। उनके डॉटर ने खुद जानबूझ के दिया है कि इतनी प्रॉपर्टी है तो उन्होंने दे दी। लोगों के पास है बहुत, करने को कुछ नहीं है उससे। ये तो भाड़ा भी लगा के रेंट ले लो और क्या, बेसिकली है भाई, नहीं संभल रहा, दे दिया जस्ट बिकॉज कि हाँ। अब इसको कहने वाला को ये भी कह सकता है कि पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन दी है ना, पॉलिटिकल चाहे कुछ भी दी है ना सरकार को, कि आप इस पे चलाओ ये सब चीजें है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा क्या हो गया, ठीक है। तो ये होती है एस्चीट। फिर होता है सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। बहुत सुना होगा तुमने पिछले दिनों में, स्पेक्ट्रम के बड़े गैम्बल्स हुए थे, सुने थे? न्यूज़पेपर इसे लगे पढ़ा करो थोड़ा सा। 5G बिटकॉइन कहाँ से? नहीं कुछ की तरह होता है क्या? इसे कहते हैं गंवार बच्चे। 2G 3G 5G बिकता है ना उसका। हाँ। स्पेस है। ये देखो ना, हमारे एयरटेल वालों ने कनेक्शन दे दिए इतने सारे, अब टावर हटा लिया क्योंकि उनका वो जो सेल ऑफ स्पेक्ट्रम जो उन्होंने लीज पे लिया था वो एयर में एक्सपायर हो गया, उन्होंने रिन्यू नहीं कराया और हम पागल के जैसे घूमते रहते हैं, कहाँ आ रहा है नेटवर्क।
पहले तो खरीद लिए सब लोगों ने, चाहे रिलायंस हो, एयरटेल हो, सबने ढेर सारे खरीद लिए टावर्स, शेयरिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब धीरे धीरे और इतने सस्ते सस्ते प्लान दे दिए, अब इतने सस्ते सस्ते प्लान तो दे दिए, कमाए कहाँ से, खर्चे इतने हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने टावर हटा दिए। लोग सोच रहे हैं कि आजकल कनेक्शन नहीं आ रहे, लोगों बेवकूफ़ बना गई तुम्हें कंपनी, हो ये रहा है बेवकूफ़ बना गई, लेकिन हम बन भी रहे हैं खुशी खुशी, तो ठीक है वो बनाएंगे। तो वो जो सेल ऑफ स्पेक्ट्रम है, गवर्नमेंट को उससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सारी हमने जो कथा करी वो यहाँ तक की कथा की। अब इसके आगे की कथा करते हैं थोड़ी जल्दी जल्दी, वरना चैप्टर खत्म नहीं होगा, तुम लोग इतनी कहानियां सुनते रहोगे मेरे से। जो इनडायरेक्ट नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर्स which either increases assets, और बचपन में सीखा था इधर एंड और, तो यूज तो करें, और decreases liabilities। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल होंगे इसके? अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है बताना जरा, एसेट कम हो जाते हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? लिखो, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। Purchase of land and machinery, repayment of loans, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब हम यूज करेंगे बचपन में जो सीखा था, नीदर एंड नोर। दोज एक्सपेंडिचर्स which neither increases assets nor decreases liabilities। हमेशा इसी कंटेक्स्ट में डेफिनेशन लिखनी है। मैं फिर बता रही हूँ, ना स्कूल टीचर से ना मुझसे कभी लड़ना इस बात के लिए, ठीक है? ठीक है, लिखो फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेड, सैलरीज, पेंशन, ग्रांट्स, सब्सिडीज, पेड, ये सब पेमेंट कर रहे हैं। आगे का एग्जांपल लिखो, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विसेज, नेक्स्ट लिखो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज। अगर मैंने कोई डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा हमारी कंट्री में? डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया बच्चा मेरे, डिफेंस इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने इसीलिए इमीडिएटली पूछा था कि जरा देखिए कितने सेंसेस काम कर रहे हैं तुम लोगों के। अगर इक्विपमेंट है तो फिर कैपिटल होगा। अप्लाई होता है क्या? इक्विपमेंट है तो कैपिटल होगा, सेल्स तो फिर रेवेन्यू होगा। मैं पढ़ा दूं? पूछ रहा हूँ मैं समझा रही हूँ ना। आपने तो ये कंफ्यूज करा है। तो मैंने यार दिस इज वेरी टफ टू टीच। डिफेंस सर्विसेज पे नहीं है। सुनो, डिफेंस इक्विपमेंट्स अगर हम परचेज करेंगे
तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन अगर हमने नॉर्मल डिफेंस सर्विसेज के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, अगर हमने रोड्स कंस्ट्रक्ट की तो वो रोड्स कंस्ट्रक्ट करना इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उन रोड्स की मेंटेनेंस करना इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो? अगर हमने बोरोइंग्स की तो वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन उन बोरोइंग्स पे एक्सपेंडिचर किया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हमने दूसरों को एडवांसेस दिए तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उन एडवांसेस पे जो इंटरेस्ट आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट, और रेवेन्यू में भी नॉन टैक्स रिसिप्ट। समझे? इस तरह से चीजों को क्रिस्टल क्लियर करके समझो, दिमाग को खोल के। गॉट इट? फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो प्लान एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर जो हम एज पर पहले के हिसाब से देखो तो जो 5 ईयर प्लान में इंक्लूड होता था, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट पूरा प्लान करती है कि हमें नेक्स्ट इतने ईयर्स में ये खर्चा करना है, वो प्लान एक्सपेंडिचर। लेकिन जो इमीडिएटली करना पड़ा विदाउट एनी प्लानिंग, दैट इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो डेवलपमेंट नहीं हो रही लेकिन हाँ इकोनॉमी में वो खर्चे जरूरी हैं, वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे एक्सपेंडिचर्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब बोलो। अब जब हम टाइप्स ऑफ बजट की बात करते हैं तो एक हमारे पास है बैलेंस्ड बजट, जब हमारी बजट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल देखा जाए तो आइडियल बजट होता है कि किसी भी इकोनॉमी में उतना ही खर्चा हो रहा है जितनी रिसिप्ट्स हैं। दिस इज ऑलवेज डीम्ड टू बी एन आइडियल बजट। लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सही है, बट कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये बजट उतना अच्छा नहीं साबित होता, क्योंकि उससे पता लगता है कि कंट्री जो है वो ग्रोथ की तरफ कम ध्यान दे पा रही है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के लिए दिस इज गुड, आइडियल, बट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिस इज नॉट सो गुड। दूसरा हमारे पास आता है अनबैलेंस्ड बजट, when budget receipts are not equal to budget expenditure। अब अगर वो इक्वल नहीं होंगी तो क्या होंगी? या तो ज्यादा होंगी तो वो सरप्लस बजट बन गया, या वो कम होंगी तो वो डेफिसिट बजट बन गया। सरप्लस बजट का मतलब आपके रिसिप्ट ज्यादा हो रही है, एक्सपेंडिचर कम है। भाई बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खर्चा ले रही है, हमसे इतने रिसिप्ट्स ले रही है और खर्च नहीं कर रही, तो इट विल क्रिएट अ डिससैटिस्फैक्शन अमंग पीपल इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट को सरप्लस बजट जनरली सिर्फ तभी बनाना पड़ता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि दे नीड टू कॉन्ट्रैक्ट द मनी सप्लाई और एक्सपेंडिचर इन द हैंड्स ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि लोगों के हाथ से पैसा लेना है, इकोनॉमी में खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हमें उस खर्चे को कंट्रोल करना है, तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि चलो हम टैक्सेस ज़्यादा लगा दें, हम सब्सिडीज कम कर दें। ठीक है, तो गवर्नमेंट अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाने लग जाती है और सब्सिडीज कम कर देती है। जैसे कि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा करना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मास्क नहीं पहनोगे तो भी 2000 का चलान है, 5000 का चलान है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को रिसिप्ट ज़्यादा चाहिए थी। ऑल्दो ऐसा नहीं था कि हमारी इकोनॉमी सरप्लस बजट पे कोई फोकस कर रही थी, हमारी इकोनॉमी का हमेशा ही डेफिसिट बजट रहा है, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री का हमेशा ही डेफिसिट बजट रहेगा। तो सरप्लस बजट अगर होगा तो इट विल क्रिएट ऑलवेज अ डिससैटिस्फैक्शन अमंग पीपल कि हमसे इतना ले रहे हैं टैक्सेस, अब खर्च कहाँ कर रहे हो। तो पीपल क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे चलो टैक्सेस ना दें, दे विल ट्राई टू इवेड टैक्स, दे विल ट्राई to search the methods through which they can evade the tax। ठीक है, अब आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब हुआ कि हमारी बजट एक्सपेंडिचर है ज्यादा और रिसिप्ट है कम। ठीक है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सुना नहीं होगा ना तुम लोगों ने ऐसा गाना, सुना? हाँ, अच्छा तुम लोगों ने तो मूवी देखी, हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट गाना देखा ना। तो उसका मतलब क्या है कि आपकी आमदनी इतनी नहीं है जितना आपका
खर्चा है। तो यानी कि सबसे पहले आता है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट में क्या हो रहा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिवेन्यू रिसीट। इससे पता लग रहा है कि गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा ज्यादा कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन गवर्नमेंट उतना टैक्स रिसीव नहीं कर रही। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा ये बताता है कि व्हाट शुड बी द टैक्सेशन पॉलिसी। ये बताता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत कम है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमें क्या बता रहा है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इज नॉट गुड। It helps to fix taxation policy. टैक्सेशन पॉलिसी हमें कहाँ सब्सिडीज देनी है, कहाँ नहीं देनी, क्योंकि रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब तो यही है। और अगर रिवेन्यू डेफिसिट बहुत दिन तक चले इकोनॉमी में तो दैट विल क्रिएट अ डेंजर। ठीक है, तो वो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट हो गया। फिस्कल डेफिसिट हमें कहते हैं कि बेसिकली फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी को कितनी बोरोइंग्स की जरूरत है टोटल। इसीलिए हम ये कहते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स। तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, दैट इट विल हेल्प टू जज द और एस्टिमेट द बोरोइंग्स फॉर एन इकोनॉमी। और प्राइमरी डेफिसिट ये बता रहा है कि फिस्कल डेफिसिट तो बोरोइंग्स दिखा रहा है, वो तो टोटल बोरोइंग्स है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स कितना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट बर्डन कितना था इकोनॉमी के ऊपर, ये पता लग जाता है कि अच्छा इतना इंटरेस्ट बर्डन था। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास हैं जिन पे हमारा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ बोलो। हम बजट डेफिसिट हमेशा वो रिवेन्यू डेफिसिट होगा क्या? जैसे आप नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिवेन्यू डेफिसिट हो और बजट डेफिसिट भी हो सकता है हमारा ओवरऑल बजट डेफिसिट ना हो, हमारी कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा हो, हाँ। लेकिन हमारा रिवेन्यू डेफिसिट है इकोनॉमी में, तो ऐसा हो सकता है। बट अगर हमारी सरप्लस बजट के अंदर रिसिप्ट ज्यादा तो मान लो तो वो ज्यादा हो, तो ओवरऑल बजट में वो हो सकता है सरप्लस बजट हो, लेकिन हो सकता है वो डेफिसिट रिवेन्यू वाला पर्टिकुलर डेफिसिट में आ जाए, क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं हम। गॉट इट? हाँ, ऐसे रेवेन्यू की बात करते हो, कैपिटल की बात क्यों नहीं करते हैं? करते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। फिर ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.